सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आज मैं आशना आप सभी के समक्ष एक छोटी सी एकांकी की एक छोटी सी समरी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है पल्लवन। तो अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो पल्लवन का अर्थ होता है बढ़ाना, यानी एक्सपेंशन, विस्तार से। तो ये जो कहानी ये जो एकांकी है वो लिखी है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने। एकांकी का मतलब होता है एक छोटा सा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा नाटक है जिसका मेन उद्देश्य है आप लोग को ये समझाना कि आखिर पल्लवन होता क्या है और पल्लवन किया कैसे जाता है। तो इस एकांकी की तरफ बढ़ने से पहले आइए इनके रचनाकार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ था। ये एक सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले साहित्यकार भी रहे हैं। ये अपनी रचनाओं में जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसी भाषा का उपयोग करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियाओं की बात करें तो वो हैं साहित्य का समाजशास्त्र, सम से विविध विमर्श, चित्रामृतगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण इत्यादि। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एकांकी की तरफ। एक और बार फिर बता दूं, इस एकांकी का शीर्षक है पल्लवन। पल्लवन का अर्थ होता है एक्सपेंशन, यानी विस्तार से। तो ये जो एकांकी है ना, आप इससे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। वाई? बिकॉज ये जहाँ पर दर्शाया जा रहा है वो एक्चुअली एक क्लास 12th की क्लास है, जिसमें हिंदी के अध्यापक अभी कक्षा में एंटर करते हैं। ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइमिंग है, तो लगा लो कि लगभग लंच ब्रेक से पहले वाला पीरियड शुरू हुआ है। तो जैसे ही हिंदी के अध्यापक कक्षा में एंट्री मारते हैं तो सारे बच्चे उन्हें विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर, फिर टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो साल लगभग ख़त्म होने को आया है और परीक्षाएं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम होता है वो सब पढ़ा चुका है उनके अध्यापक ने, और इसीलिए वो अभी बच्चों से ये सवाल करते हैं कि क्या उन्हें कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें उन्हें कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में या समझने में। क्या उन्होंने जो बहुत से उन्होंने प्रश्न दिए थे, उन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया था, उनका अवलोकन किया है या नहीं किया है। तो वही नॉर्मल जो एक टीचर स्टूडेंट के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। तो अध्यापक के ये सवाल करने से सारे बच्चे कॉन्फिडेंटली, जो कि हम हमेशा ऐसे ही झूठ मूठ बोल देते हैं कि हाँ हाँ टीचर सब समझ आ गया है, ऐसे ही कुछ बच्चों ने बोला। लेकिन टीचर को तो पता है ना कि ऐसे कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, और एक स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से लाइक एट दैट मोमेंट वो शायद ही समझ पाए हों। तो इसीलिए टीचर दोबारा पूछता है कि किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है, एक बार फिर सोच लो, किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो फिर से पूछ लो। तो इस बार ना एक लड़की जिसका नाम शीतल है, वह अध्यापक से कहती है कि हाँ सर, एक पाठ है जो कि व्यवहारिक हिंदी विभाग जिसे कहते हैं, उधर मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही है समझने में। और कहीं ना टीचर को भी पता था कि बच्चों को यहाँ पर कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, बिकॉज ये पार्ट है ही थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला। फिर शीतल अध्यापक से कहती है कि हाँ सर, मुझे ना ये पल्लवन में थोड़ा डाउट हो रहा है कि आखिर ये पल्लवन एग्जैक्टली है क्या। फिर उसके साथ सभी बच्चे ये कहने लग जाते हैं कि हाँ सर, हमें भी पल्लवन में थोड़ा डाउट है, तो पल्लवन एक और बार हमें पढ़ा दीजिए। फिर एज़ यूजुअल बाकी टीचर्स की तरह ये टीचर भी अपने बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये पल्लवन आखिर हो क्या सकता है। फिर थोड़े घिसे पिटे आंसर सुनने के बाद अध्यापक बच्चों को ये समझाना शुरू करते हैं कि पल्लवन आखिर होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये निबंध से कैसे भिन्न है इत्यादि। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पल्लवन का अर्थ होता है एक्सपेंशन, यानी विस्तार से। तो वही चीज़ इनके अध्यापक भी इन्हें बताते हैं कि जब हम किसी शब्द को, किसी सूक्ति को, उदाहरण को, काव्य की पंक्तियों को विस्तार से कम 200 या 300 शब्दों में विस्तार से उसके अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं, तो हम इसे पल्लवन कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं कि क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय को विस्तार करना होता है, उसे बस एक्सपैंड करना होता है। तो अध्यापक कहते हैं नहीं, पल्लवन एक कला है, ठीक है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, इसकी बहुत सी विशेषताएं होती हैं, इसके भी अपने रूल्स होते हैं। तो जब तक आप उन विशेषताओं को नहीं जानोगे, जब तक उन रूल्स को नहीं अपनाओगे, तो वो पल्लवन नहीं कहलाएगा। सिर्फ विषय का विस्तार करना ही पल्लवन नहीं होता है, उन विशेषताओं को, उन रूल्स को अप्लाई करना भी पल्लवन कहलाता है।
अब स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं निबंध भी तो ऐसे ही लिखा जाता है, पर निबंध एंड पल्लवन आर नॉट सिनोनिमस। वाई? बिकॉज निबंध में कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है, लेकिन अगर हम पल्लवन की बात करें तो पल्लवन में एक सीमा होती है। भाव विस्तार के साथ साथ इसमें चिंतन होना भी आवश्यक है। अब आप एक छोटी सी चीज़ का विस्तारित रूप में वर्णन करते हैं, तब अगर उसमें चिंतन के भाव ही ना हो, उसमें निष्कर्ष ही ना हो, तो वह कैसा पल्लवन? एक टॉपिक जब आपको दिया जाता है और उस पर निबंध लिखने को कहा जाता है, तो आप 3 से 4 पैराग्राफ में उस टॉपिक पर निबंध लिख देते हैं। लेकिन पल्लवन में एक छोटे से वाक्यांश का आपको विस्तारित रूप लिखना होता है और आपको उसको एक निष्कर्ष देना होता है कि हाँ, इस चीज़ का विस्तारित रूप में ये वर्णन, ये मतलब है, इस चीज़ का ये वर्णन है। तो अगर संक्षेप में कहें, छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य के खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्लास 12th के बच्चों से पल्लवन करवाने का क्या रीज़न है? वाई? बिकॉज पल्लवन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो भी पल्लवन करता है उसको एक अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का चयन करना, शब्दों को एक ऐसे तरीके से रीडर के सामने रखना ताकि जो भी आपका ये पल्लवन पढ़े वह बोर ना हो जाए। तो ये ना एक कला है, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन क्लास 12th के बच्चों से करवाया जा रहा है, मतलब कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो वही बच्चे अध्यापक से पूछते हैं कि पल्लवन की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है कि क्लास 12th के बच्चों से ये करवा रहे हैं? तो इस पे अध्यापक का जवाब होता है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। अब व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है? इट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि शारीरिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान फिजिकली फिट है, तंदुरुस्त है, लेकिन अगर उसमें सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाता है, उसमें पर्सनालिटी नहीं है, तो इट इज़ गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू गेट अ जॉब इन फ्यूचर, टू सिक्योर हिज फ्यूचर, राइट? और चूँकि पल्लवन लिखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको शब्दों का चयन करना पड़ता है, इसीलिए पल्लवन छात्रों से करवाया जाता है ताकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो और भी ज़्यादा उभर कर आए। और पल्लवन सिर्फ साहित्य में ही नहीं बल्कि हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो जैसे पत्रकार, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, पता है, आए दिन उनको हर एक व्यक्ति से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने होते हैं। और अगर वो पल्लवन नहीं करेंगे, अगर वो छोटी सी बात का विस्तारित रूप में वर्णन नहीं करेंगे, तो देश की जनता कैसे समझेगी? उसी प्रकार से अगर एक छोटा सा छात्र, छोटा बच्चा या कोई भी अगर प्रोफेसर के पास जाता है, क्वेश्चन पूछता है, और अगर प्रोफेसर उनके क्वेश्चंस को विस्तारित रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो क्या फ़ायदा उनके प्रोफेसर होने का? तो उसी वजह से पल्लवन ना हर एक फील्ड में आपको काम आएगा। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप साहित्यकार बनना चाहते हैं तो ही आपको पल्लवन करना है, नहीं। फिर आगे अध्यापक छात्रों को पल्लवन की विशेषताएं बताते हैं कि पल्लवन में कल्पनाशीलता होती है, मौलिकता होती है, सृजनात्मकता होती है, उसकी भाषा शैली ऐसी होती है, शब्दों का चयन ऐसा होता है, सहजता होती है, स्पष्टता होती है, इत्यादि। वह यह भी बताते हैं कि जो पल्लवन है वह उत्तम या मध्य पुरुष में नहीं बल्कि हमेशा अन्य पुरुष में ही होता है। और पल्लवन रोचकता पूर्वक होना चाहिए, वो एकदम अट्रैक्ट करना चाहिए, जो रीडर का अटेंशन है उसे एकदम अट्रैक्ट करना चाहिए। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत बोरिंग लिखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी वर्ड्स में भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर इन मिडल विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू रीड। तो बच्चों को ये सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए वो एक पंक्ति का पल्लवन भी करते हैं। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार थी कि नर हो न निराश करो मन को। तो इसका पल्लवन कुछ ऐसा होता है कि जो मनुष्य है वह बहुत ही गुणवान और बुद्धिमान प्राणियों में से है। भले ही एनिमल्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेंटली दे कैन नॉट टेक वाइज डिसीजंस, लेकिन ह्यूमंस ऐसा कर सकते हैं और अपने कौशल के बल पर उन्होंने अपने अस्तित्व का परिचय भी दिया है। जो मनुष्य का जीवन है वो है ही ऐसा, यहाँ सुख है तो दुख भी हैं, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं, खुशियाँ हैं तो निराशाएं भी हैं। लेकिन अगर मन से एक बार आप हार जाते हो ना, मन में अगर आपने ये सोच लिया कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मैं ये नहीं कर सकता, तो लिख के ले लो, आपसे ज़िंदगी भर वो चीज़ नहीं होगी। इसीलिए आपको मन से हमेशा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप पहले ही निराश हो जाओगे तो आप कभी भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाओगे, कभी भी सफलता नहीं पा पाओगे। इसीलिए हर समय आपको श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म करना होगा
और कर्म तभी होगा जब आप मन से स्ट्रांग होंगे, मन से निराश नहीं होंगे। तो इसके बाद विद्यार्थियों को पल्लवन पर एक अच्छी पकड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके अध्यापक एक दो पंक्तियों का और पल्लवन करते हैं ताकि उन्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। अंत में सब कुछ समझने के बाद छात्र अध्यापक को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पल्लवन से रिलेटेड उनकी सभी आशंकाओं को दूर किया, और अध्यापक भी खुशी खुशी अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आदित्य जोशी के साथ साथ आई होप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर हाँ तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।